हैव यू कंप्लीटेड द, आपको एक वीडियो देखने के लिए बोला था, वीडियो कंप्लीट कर लिया क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से फिर बुक में। देखो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने डिटेल वीडियो देखी होगी तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो गए होंगे। और अल्टीमेटली सारे न्यूमेरिकल्स उसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट इज आरएएम रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज जीएएम ग्राम एटॉमिक मास। डिफरेंस कौन बता सकता है आप में से आरएएम और जीएम में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरएएम एंड जीएम? जल्दी फटाफट से, आरएएम और जीएम में डिफरेंस क्या है? जल्दी बताओ फटाफट, टाइम खराब नहीं करना। उत्कर्ष, आरएएम और जीएम में डिफरेंस बताओ, जल्दी बोलो, अगर वीडियो देखिए तो समझ में तो आया होगा ना बेटा। आरएएम और जीएम में क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हो? अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, एटॉमिक मास बता दो चलो। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? आवाज आ रही है? हेलो 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 है बेटा, बोलो क्या हो गया? आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो पता कैसे लगा? आवाज आई तो रिस्पॉन्ड करो। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? हेलो, 14। आवाज आ रही है? कितना? 14? क्या बेटा, आगे आगे भी तो बोलो। और बार बार म्यूट क्यों कर लेते हो आप लोग? म्यूट क्यों कर लेते हो? अनम्यूट रखने में कोई दिक्कत है? इफ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस तो आपको जवाब देना चाहिए ना, बस बोलोगे और तुरंत म्यूट कर दोगे। जवाब दो, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द एटॉमिक मास सर ऑफ नाइट्रोजन? 14 वॉट? किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सर सेकेंड, क्या वॉट? सर AMU। AMU. And if I ask you what is the molar mass of nitrogen, then what would be your answer? Molar mass of nitrogen. सर और सर 28 ग्राम। 14 ग्राम। और अगर गैस की बात होगी तो 28 ग्राम, और अगर एटम की बात होगी तो 14 ग्राम। अगर आपने वीडियो तमीज से सिंसियरली देखी है तो आरएएम में और जीएम में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम के लिए डिफाइन होता है। So if I ask you what is the relative atomic mass of nitrogen, then your answer should be what? 14 AMU. But if I ask you what is gram atomic mass of nitrogen, तो वैल्यू तो वही रहेगी, वीडियो में इतना डिटेल में बताया, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस आंसर बदलकर कितना हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। राइट है, सारा डिटेल डिस्कशन उसके अंदर हो गया। तो बस आज न्यूमेरिकल अप्रोच सारी सीखनी है। अब बेसिक से ज्यादा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या प्रेजेंट है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, लिखते हुए चलिएगा जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर एट एसटीपी। कोई भी गैस हो उसके नाम से मतलब नहीं है, अगर आपने उसका 1 मोल लिया है या 1 मोल की जगह आप बोल सकते हैं आपने उसके मोलर मास ऑफ गैस के बराबर अमाउंट लिया है। मोलर मास ऑफ गैस के बराबर अगर आपने गैस का अमाउंट लिया है, मोलर मास, आई अगेन रिपीट, मोलर मास, गैस का जो मोलर मास है, अगर उस अमाउंट के बराबर आपने किसी भी गैस को लिया है एसटीपी कंडीशन पर, सबसे जरूरी बात क्या है? एसटीपी कंडीशन पर, तो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टुक 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो एसटीपी पर ये कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। नाइट्रोजन गैस का मोलर मास बताओ, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? जल्दी बोलो फटाफट, टाइम खराब नहीं करना। सर आई एम आस्किंग 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन गैस ले लें तो उसका मोलर मास भी कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। अमोनिया का बताओ, अमोनिया गैस का मोलर मास कितना होगा? अमोनिया गैस का मोलर मास कितना होगा? NH3 गैस, सर गैस जल्दी। 17। 17 क्या बेटा? आगे पूरा बोला करो, सेंटीमीटर की सेकंड क्या लिखूं? यूनिट सर बोला करो, बड़े ग्राम। बच्चे हो गए हो। ग्राम। तो 17 ग्राम अगर आपने अमोनिया गैस ले ली तो एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी गैस का अगर आप अमाउंट उसके मोलर मास के बराबर लेते हो तो वो गैस कितना अमाउंट ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। और ऐसे हम यूनिटरी मेथड लगाकर कोई भी लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगाकर हम किसी भी अमाउंट का मास निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। हाँ जी, आप आ जाइए एग्जाम्पल 3 पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट? अगर हम 160 ग्राम NaOH ले तो उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो पहले आप मोल्स का जरा फॉर्मूला सीख लो कि मोल्स निकालने के कितने पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। हटा दो ये सब, मोल्स निकालने के सारे पॉसिबल ऑप्शन सीख रहे हैं कि मोल्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बात का कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, और अगर आपको सीखना है तो फर्स्ट वीडियो है चैनल पे जो इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को भी देख लेना, आपको बहुत क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी कि मोल्स इज इक्वल्स टू किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास ग्राम में लिख लीजिएगा इसको,
ग्राम में डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, मोलर मास, ठीक है जी, इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू अभी बताता हूं मैं एवोगैड्रो नंबर में क्या बोल रहा हूं, और इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस की वॉल्यूम एसटीपी पर लो लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इससे भी मोल्स आ जाएंगे गैस के, मतलब किसी भी सब्सटेंस के, इससे भी मोल्स आ जाएंगे, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी मोल्स निकाल सकते हो। दिमाग खोलकर बात को सुनना, मोल्स वर्ड का मतलब क्या है, बहुत डिटेल डिस्कशन तो वीडियो में करा है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी अभी ब्रीफ में सुन लो। जैसे जब भी हम डजन बोलते हैं, डजन, दिमाग खोलकर बात को सुनना, वेन एवर आई से डजन, आपके दिमाग में क्या नंबर स्ट्राइक करता है डजन सुनते ही? 12। सेंचुरी सुनते ही कौन सा नंबर स्ट्राइक करता है दिमाग में? सेंचुरी सुनते ही क्या नंबर स्ट्राइक करता है? 100। इसी तरीके से एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ए, तो ए साइंटिस्ट का नाम है, क्या है? एवोगैड्रो। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो। और एन क्या है? एक नंबर, और इस नंबर की वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज का इतना अमाउंट लेते हो, इतना नंबर लेते हो, वो उस चीज का क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मोल। जैसे किसी भी चीज की अगर आप 12 क्वांटिटी ले लो तो उसका क्या कहलाता है? 1 डजन। इसी तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस का अगर ये अमाउंट ले लो तो उसको क्या कहलाता है? 1 मोल। क्या कहलाएगा? 1 मोल। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट मच अमाउंट व्हिच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ये मोल आ गया समझ में? तो आप किसी भी चीज को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? उसका अगर आपको मास ग्राम में गिवन हो, ग्राम में, इंपॉर्टेंट बात है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास का मतलब क्या हो गया? जो उसका स्टैंडर्ड मास होता है। जैसे अमोनिया का 17 हो गया, नाइट्रोजन गैस का 28 हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो गया, एंड सो ऑन। या फिर अगर आपको उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, या फिर आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स पता हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। एवोगैड्रो नंबर कौन सा है? जो जस्ट अभी आपको बताया, इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। और अगर गैस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ध्यान अपना लास्ट वाला फॉर्मूला, ये वाला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, कि अगर आपको गैस की वॉल्यूम एसटीपी पर पता हो तो आप उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। अच्छा, इन केस अगर गैस की वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं हो तो एसटीपी पर लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? अगर गैस की वॉल्यूम एसटीपी पर ना हो तो एसटीपी पर लाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वो भी सीखा हुआ है। कैसे ला सकते हैं एसटीपी पर? जल्दी बताइए। अगर एसटीपी पर ना हो मेरे बेटे तो एसटीपी पर कैसे ला सकते हो? बताओ जरा, बोलो जल्दी बोलो। घंटे लगाएंगे, सोचेंगे, घंटा नहीं आता तो सर मना। हाँ बोलो। सर P1 V1 अपॉन T1 अपॉन टी वन इज इक्वल टू P2 P2 V2 V2 अपॉन अपॉन T2। T2। अगर गैस की वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं होगी तो पहले उस वॉल्यूम को एसटीपी पर कन्वर्ट कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट, इन 160 ग्राम ऑफ इट। बताओ। अब 160 ग्राम आपने लिख लिया, अब जरा समझो। पहले तो आप बोलोगे मोलर मास ऑफ NaOH, सीख लो लिखना पहले, थ्योरी लिखने की हैबिट डेवलप करो, ऐसे नहीं कि थ्योरी हैबिट बिल्कुल भूल जाओ। मोलर मास ऑफ NaOH निकालना है कि NaOH का मोलर मास कितना होता है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सर अगर हमने कैसे भी करके मोलर मास निकाल लिया तो मास तो हमें बोला गया है, मास तो हमें बोला गया है NaOH का, तो बस मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स पता चल जाएंगे। सोडियम का मास बोलो कितना होता है, निकालें जरा। सोडियम का होता है 23। ऑक्सीजन का बोलो, जल्दी 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 बोलो। 16 और हाइड्रोजन का 1 सर 1 टोटल आ गया 40 ग्राम। दिस आर द मोलर मास ऑफ NaOH। और ये प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो जानी चाहिए। अभी मैं कॉपी के पीछे आपको एक लिस्ट बनवा देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड है आपको याद हो जानी चाहिए। आप में से कौन कौन 11th में साइंस लेने की सोच रहा है? क्या सर सोचा तो है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। कि अभी तो साइंस लेने की सोच रहे हैं, कौन कौन साइंस लेने की सोच रहे हैं? कौन कौन? तो और मैंने अनंत, सोचा और कौन सोच रहा है साइंस लेने की? खुशी भी, उत्कर्ष भी। तो जो साइंस लेने की सोच रहे हैं ना, अभी से अपना बेस बना लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। और अगर अभी से बेस नहीं बना तो गड़बड़ हो जाएगी। आईएससी वाले बच्चों को मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सीबीएसई वालों से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है अगर वो 9-10 स्टैंडर्ड बहुत सिंसियरली पढ़ के आ जाए तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। छोटा बहुत नहीं, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि बहुत सी चीजें तो आप 10th में सीख लोगे तो 11th में आपको बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा चीजों को समझना।
तो आपने बोला मोलर मास ऑफ NaOH कितना आ गया सर 40 ग्राम। अब मोल्स निकालने हैं, मोल्स कैसे निकाल सकते हैं सर, जो गिवन मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। गिवन मास कितना बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, गिवन मास कितना है 160. 160, 160 तो 160 डिवाइड बाय 40 डायरेक्टली कितने मोल्स हो गए 4 मोल्स। खत्म क्वेश्चन, कितने मोल्स हो गए 4 मोल्स। बहुत बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक, आया समझ में, क्लियर है। ये था बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ो आगे, बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेक्ड लाइम। व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 moles of slaked lime, 2.5 moles of slaked lime, slaked lime। अब जिस बच्चे को स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए तो दिक्कत है, तो अगर नहीं पता तो एक जगह पे लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, और ये पता होना चाहिए, वैसे 9th स्टैंडर्ड में ही बता दिया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो नाम होते हैं, दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम एंड इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। इसको लाइम वाटर बोलते हैं, चूने का पानी, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको मास निकालने हैं, आपको गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको मोल्स गिवन है, कितने मोल्स बोले गए हैं 2.5 मोल्स। दिमाग लगाइए जरा, 2.5 मोल्स बोले गए हैं, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। कौन सा सब्सटेंस बोला गया आपको, कौन सा सब्सटेंस बोला गया क्वेश्चन के अंदर, स्लेक्ड लाइम। तो पहले स्लेक्ड लाइम का मोलर मास निकाल लेते हैं, जल्दी का रिजल्ट है। मोलर मास ऑफ स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम का प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का मास, तो कितना हो जाएगा सर, कैल्शियम का 40 ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन प्लस ये कितना हो गया 17 टू द 34, कितना हो गया 74 ग्राम। यस और नो, ये मोलर मास आ गया स्लेक्ड लाइम का। अरे यस और नो, इतना आया समझ में, पक्का क्लियर है, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। अब उसके बाद आप Yes, बोलोगे sir. सर हमें पता है, हमें पता है कि मोल्स किसके बराबर होते हैं। देखो अब पहले तो अपना दिमाग खोलो, दिमाग खोलो, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेंदी तरीके तो और भी है कि सर अगर मास के टर्म्स में क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर गैस की वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें क्वेश्चन किस टर्म्स में बोला गया है सर, मोल्स दे रखे हैं और हमें मास बताना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन सा लगाएं, मास निकालना है, मास, मास के लिए कौन सा लगाएं, फर्स्ट सर सेकंड थर्ड, फर्स्ट। फर्स्ट वाला। सर मास निकालना है आपको, मोलर मास आपने निकाल लिया है, मोल्स आपको पता है, तो बस क्या मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, यस और नो, मोल्स इनटू मोलर मास, यस सर। तो 2.5 Yes, sir. इंटू 74 करिए सॉल्व और बताइए आंसर कितना आएगा, 2.5 इंटू 74, थोड़ा स्पीड में करिएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और एक बार आप एक काम करना, मैं वीडियो एक और शेयर कर दूंगा वो देखना, वैसे वो 11th के बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन आप सीखोगे तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही मिलेगा, और खास करके जो बच्चे साइंस लेने वाले 11th में उनको पक्का बेनिफिट मिलेगा। अभी से अपना बेस बना लोगे तो 11th आपके लिए काफी इजी हो जाएगी पढ़ना, साइंस टफ नहीं है, और जो बच्चे अगर कॉमर्स ले 185 gram. 185 ग्राम आ 185 गया gram. आंसर, आ गया आंसर, और यही आंसर है बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक बहुत जरूरी बात मैं आपको और बताऊं, बुक के क्वेश्चन भाड़ में जाने दो, बाद में करेंगे, बुक के क्वेश्चन तो आपके पास नहीं करने को। हम मोल्स को सिर्फ इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इससे भी, इससे भी, लेकिन एक बात जरा टेक्निकली बताओ, बेसिक मैथ्स, अगर सब टर्म्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो क्या हम इस टर्म को इस टर्म से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो अगर हम नीड पड़े तो इस टर्म को इस टर्म से इक्वेट कर सकते हैं, यस सर। क्या हम इस टर्म को इस टर्म से इक्वेट कर सकते हैं, यस सर, या फिर हम चाहें तो इस टर्म को इस टर्म से भी इक्वेट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बहुत बेसिक सा मैं आपसे पूछता हूँ, लिखो जरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 68 ग्राम ऑफ अमोनिया, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। क्वेश्चन पहले लिख लो और समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको ये फॉर्मूला याद है वो कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अब आप पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन किन दो पैरामीटर्स के बीच में है, किन दो पैरामीटर्स के बीच में क्वेश्चन फ्रेम करा गया है, सर मास एंड वॉल्यूम। मास के और वॉल्यूम के बीच में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड या फिर सेकंड थर्ड, कौन सा रिलेशन लगाएं, कौन सा रिलेशन लगाएं, सर फर्स्ट। फर्स्ट थर्ड लगा दो सर। First. आपको गिवन मास कितना है जरा देखिएगा, आपको गिवन मास कितना है 68, मोलर मास अमोनिया गैस का कितना होता है 17, वो तो हमने बस NH3 को प्लस करना है,
वॉल्यूम हमें निकालनी है, लेट से मैंने बोला वॉल्यूम हमें नहीं पता, तो वॉल्यूम लीटर में हमारी आ जाएगी और किससे डिवाइड कर दें, 22.4 से डिवाइड कर दें बस। 17 4 सा कितना होता है 68, तो 4 इंटू 22.4 कर दो, आपको वॉल्यूम पता चल गई। बहुत ईजी है, मैं बोलता रहा हूँ, जिसको ये फॉर्मूला आता है उसको सब कुछ आता है, वो मोल्स का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक फॉर्मूला और हर क्वेश्चन अप्लाई, मास के टर्म्स में लगाओ, वॉल्यूम के टर्म्स में लगाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में लगाओ, मोल्स के टर्म्स में लगाओ, 4 पैरामीटर बराबर हैं, जैसे भी लगा दो सारे आंसर एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में। आगे आंसर नेक्स्ट है, इसके बाद एग्जांपल 5 है बुक का। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, लिखो जरा। कैलकुलेट द मास ऑफ, एग्जांपल बुक का ही है, एग्जांपल नंबर 5 है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ए पार्ट, और बी पार्ट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक एटम का मास बताना है और एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। अभी करोगे नहीं, जरा बोर्ड पे देख के बताओ पहले, कौन कौन सी क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशन पूछ रहा है, कौन कौन सी क्वांटिटी किसमें, मास के बीच में, नंबर के बीच में, वॉल्यूम के बीच में, किसके बीच में, कौन सी 2 क्वांटिटीज हैं, किन के बीच में रिलेशन बताना है, बताओ। 4 है आपके सामने टर्म्स, अरे बोलो सर बेटा। मास। हाँ, और मास का किसके साथ रिलेशन बनाने को बोल रहा है, 1 एटम बोला है ना, सर नंबर ऑफ एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आइए जरा, एक एटम का मास निकालना है सर, एक एटम का मास निकालना है, तो लेट द मास बी एक्स। अब अगर एटॉमिक मास की बात हो रही है, कह रहे हैं ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर ऑक्सीजन के एटम का मास निकालना है, एक एटम का मास निकालना है, तो नीचे आप रखोगे एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो नीचे क्या रखोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो पहले एटॉमिक मास बताओ मुझे, ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बोलो। 16। इतना सोचना पड़ता है, इतने घंटे लगते हैं सोचने में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना है, कितने पार्टिकल्स का मास निकालना है, कितने एटम्स का निकालना है, हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स का, 1 एटम का। अरे सोच क्या रहे हो, ऐसा नो 1 एटम का निकालना है, और एवोगैड्रो के नंबर से सर आपने डिवाइड कर देना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 16 को इधर भेज दो, तो 16/Na आंसर आ जाएगा। 16 ग्राम है, डिवाइडेड बाय Na। आइए जरा सॉल्व करें, कैसे करेंगे सर, 16 प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। 23 ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का 23, यस और नो, तो सर -23 ऊपर, और 6 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है सर, 6 2 12, 4 बचा 6 6 36, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 2.6 इंटू 10⁻23 ग्राम, यस और नो। ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास आ गया, चाहो तो बुक से चेक कर लेना, 2.6 10⁻23 ग्राम। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास, तो क्या करूं, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो लेट द मास बी एक्स, लेट द मास बी एक्स, और मोलर मास अब कितना रखे नीचे, क्योंकि मॉलिक्यूल का निकालना है तो मोलर मास कितना रखे अब, क्योंकि गैस की बात हो रही है, गैस की, अब कितना रखें बोलो। 8। 8 मूर्ख, 8 तो कभी नहीं होता है, 8 तो एटॉमिक नंबर होता है। हाँ उत्कर्ष, किट्टू खुशी, कितना रखें, मोलर मास कितना रखें नीचे, 32। मॉलिक्यूल का मास रखना है, मोलर मास 32। कितने मॉलिक्यूल का निकालना है, एक मॉलिक्यूल का, तो जब मॉलिक्यूल का निकालना हो तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास रखो, एटम का निकालना हो तो एटॉमिक मास रखो, डिवाइडेड बाय Na। अभी भी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32/Na, इसका जस्ट हाफ आ जाएगा, इसका जस्ट हाफ मतलब 1.3 इंटू 10⁻23। यस और नो, आया समझ में या नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, पक्का क्लियर है, कंफर्म। आगे बढ़े, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब थोड़े टिपिकल लेवल के क्वेश्चन लिखो। एग्जांपल 6 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स and oxygen atoms are present in are present in 1 mole of each, 1 mole each of are present 1 mole are present in 1 mole each of H2SO4 sulfuric acid, H2SO4 comma H2SO3 H2SO3 एंड SO2 एंड SO2। इस क्वेश्चन को करके आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, इसको मैं हटा रहा हूं जरा, है ना। कैसे खुलेगा, कॉपी में कुछ ना करें, बुक में कुछ ना देखें, बोर्ड की तरफ देखें। आपको बोला जा रहा है, अगर आपने 1 मोल, पहले पार्ट से सॉल्व करते हैं, अगर आपने 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 ले लिया, तो इसके 1 मोल के अंदर सल्फर के कितने एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। आप बस यूनिटरी मेथड लगाओ, मैं कह रहा हूं कुछ भी मत सोचना, मेरा कहना मानो, बुक का सॉल्यूशन कभी मत देखा करो, बुक का सॉल्यूशन कभी मत देखा करो, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है और हमें अपने ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि हमें कंसेप्ट आता ही नहीं है, वरना अदरवाइज टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, आइए मैं प्रूफ करता हूं। अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया H2SO4 का,
1 मॉलिक्यूल H2SO4 का, तो इसके अंदर सल्फर के कितने एटम्स होंगे? अगर एक मॉलिक्यूल लिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड का तो उसके अंदर कितने सर एटम्स होंगे? 1 एटम, 1 एटम ऑफ सल्फर है ना। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? ऑक्सीजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? सर 4 4 4 एटम्स ऑफ क्या नाम है, ऑक्सीजन। तो जरा टेक्निकली सोच के बताओ, इसके एक मॉलिक्यूल को लेने पर, जो हमने सीखा भी है, जो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करे थे, एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक एटम सल्फर का आता है और 4 एटम ऑक्सीजन के आते हैं। अगर मैं इसका एक मोल ले लूं, एक मोल, 1 मोल ऑफ H2SO4 ले लूं, तो क्या ये बोल सकते हैं सर इसके अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे एंड 4 मोल ऑफ सल्फर एटम? उल्टा हो गया, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, हाँ या ना? लॉजिकल सी बात। एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना है, एक के अंदर एक है, तो इसके एक के अंदर भी एक होगा, एक मोल के अंदर एक मोल होगा। और आपने 1 मोल ले लिया H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स हैं, तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 4 मोल एटम्स। यस और नो? अरे बेसिक यूनिटरी मेथड, हाँ या ना? होंगे कि नहीं Yes, होंगे? यस सर पक्का? तो बस क्वेश्चन सॉल्व। सर इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने एटम्स हैं, तो इसके एक मोल के अंदर कितने होंगे? इतने इतने। और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? जरा हैंड टू हैंड यही रख देते हैं। एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू वैल्यू ऑफ अ मोल, जैसे डजन की वैल्यू 12 होती है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है बोलो बेटा? अरे नालायको, एक मोल की वैल्यू अभी तो बताइए कितनी होती है? जैसे एक डजन की 12 होती है, सेंचुरी की 100 होती है, मोल की वैल्यू क्या बताई थी? घंटों भर सोचेंगे तब तो बताएंगे। 22.4. अच्छा, सर 6 एक मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल की वैल्यू रख दी, आ गई एटम्स ऑफ सल्फर। क्या आ गई है? एटम्स ऑफ सल्फर, एटम्स ऑफ सल्फर। अब ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो? 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी आ गए। यस और नो? आया समझ में कि नहीं आया? कि सर पहले तो मोल्स के टर्म्स में निकाल लो, और जब मोल्स के टर्म में आ जाए तो मोल्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब H2SO3 वाला आप खुद करिए, सल्फर डाइऑक्साइड वाला आप खुद करिए। H2SO3 वाला खुद करिए, सल्फर डाइऑक्साइड वाला खुद करिए। करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, स्पीड में करो, फिर एक दो क्वेश्चन और सिखाऊंगा आपको कि किस किस अप्रोच क्या सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक के सॉल्यूशन कभी मत देखा करो, ध्यान रखना, बुक के सॉल्विंग करने का तरीका अलग होता है, आपका तरीका अलग होता है। कभी भी बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए, कभी भी, नेवर। करिए सॉल्व फटाफट। डन हो गया? डन? नो सर करो जल्दी करो। H2SO3 में निकालना है और सल्फर डाइऑक्साइड में निकालना है। H2SO3 के अंदर कितने होंगे? सब कुछ देखते आ जाएगा, सामने ही तो आंसर होता है। और होता क्या है? सामने ही आंसर होता है बेटा। करना क्या होता है इसमें? कोई बहुत बड़ा काम करना है? कुछ भी नहीं करना। सेम वही है यूनिटरी मेथड में। फिर बोल रहा हूँ, आप चैप्टर को देखकर घबराना मत, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है, बहुत सिंपल है। 1 मोल H2SO3 लिया है, 1 मोल ऑफ H2SO3 लिया है, H2SO3। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर एक मॉलिक्यूल ले, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO3, तो उसके अंदर सल्फर के कितने होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 एटम ऑफ सल्फर, एस एटम यस सर 3 एटम ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन एटम्स। यस और नो? ऑक्सीजन में हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने होंगे, तो एक मोल ले लिया तो कितने हो जाएंगे? एक मोल ऑफ H2SO3 के अंदर कितने हो जाएंगे? सर यूनिटरी मेथड, एक के अंदर इतने तो एक मोल के अंदर इतने हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ सल्फर एटम एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये Na के बराबर हो जाएगा, चाहे तो Na के टर्म्स में भी हम छोड़ सकते हैं, और ये 3Na के बराबर हो जाएगा। यस और नो? सल्फर Na के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू Na हो जाएगा ना। अरे मोल की वैल्यू Na तो होती है कि नहीं होती? जल्दी बोलो। एक मोल की वैल्यू Na होती है। यस सर? यस सर
सर n एटम्स हो जाएंगे सल्फर के और 2 n एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। बाद खत्म। अभी तो उसने एक मोल के लिए पूछा था कि आपने सारे सब्सटेंसेस का एक मोल लिया है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ find out the number of sorry find out how many moles of find out how many moles of each atom how many moles of each atom are present in the following. Find out how many moles of each atom how many moles of each atom are present in each of the following. पहला केस 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ऐसे लिख लो 25 ग्राम मत लिख लो 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी बेसिक करते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं, फिर टफ करेंगे इसको। 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड लिखो उसके बाद 10 मोल्स ऑफ H2SO4 10 मोल्स ऑफ H2SO4 0.1 मोल्स ऑफ HCl और एक और 5 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड 5 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दूंगा आपको, बाकी आपको खुद करना है। पहला वाला कौन सा बोला है? पहले वाले केस में क्या बोला है? 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, मतलब अगर आपने 0.25 मोल्स लिए कैल्शियम कार्बोनेट के, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे हर टाइप के। सबसे पहला काम, वैसे तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है, जिसको प्रैक्टिस हो गई ना वो तो देख के जवाब देना स्टार्ट कर देगा। कि अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, दिमाग लगाना जरा बहुत अच्छे से, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का तो उसके अंदर कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर एक मॉलिक्यूल लिया बस सर वन एटम, वन एटम सर कैल्शियम का होगा। कार्बन के कितने होंगे? सर 1 और ऑक्सीजन के? सर 3 ऑफ ऑक्सीजन। 3 ना, पक्का कंफर्म? अब थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सर अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो, सबसे पहले यूनिटरी मेथड के लिए ना एक के लिए निकालना चाहिए, फिर बाकियों के लिए निकाल लेंगे। सर अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो एक एटम कैल्शियम का आता है, एक एटम कार्बन का आता है और 3 एटम किसके आते हैं? सॉरी, एक एटम कार्बन का आता है और 3 एटम किसके आते हैं? गलती हो गई, ऑक्सीजन के आते हैं। ठीक है, तो अगर हमने बेसिक यूनिटरी मेथड, अगर हमने 0.25 मोल्स लिए, अगर हमने इसके 0.5 मोल्स लिए, तो क्या ये सारे टर्म भी 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे? यस और नो? एक के अंदर इतने हैं और अगर 0.5 लेंगे तो क्या सारे टर्म्स 0.5 से मल्टीप्लाई होंगे? यस सर। तो सर ये वाला कितना हो जाएगा? 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम, 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 0.75 मल्टीप्लाई करके लिखा है सीधा 0.25 इंटू 3, 0.75 मोल्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? सीधा मल्टीप्लाई कर दें Na की वैल्यू से। कितना हो जाएगा ये? 0.25 इंटू Na। यस और नो? यस सर। 0.25 इंटू Na और ये कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू Na की वैल्यू। आया समझ में? हर बार एक मोल के लिए अगर ना भी दे तो सबसे पहले क्या करो? यूनिटरी मेथड लगा लो, चीजों को सिंप्लीफाई कर लो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना है तो जितने मोल्स बोलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, बात खत्म हो गई। मोल्स बोलेगा तो मोल्स में आंसर आ जाएगा, जैसे बोलेगा वैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है, पहले तो आप क्वेश्चन मार्क कर लो, फिर क्वेश्चन रह ना जाए कि आप कौन कौन से आज क्वेश्चन ट्राई करोगे। एक तो है एग्जाम्पल 8, उसके बाद एग्जाम्पल 11। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी ने बुक का सॉल्यूशन देखकर मुझे ये बोला कि सर आया नहीं था, तो सोच लेना क्या हल करूंगा। बुक का सॉल्यूशन आपको नहीं देखना, आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर ये फॉर्मूला लगाकर हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज पक्की बात है यूनिटरी मेथड लगाकर ही सॉल्व होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप करोगे सर 8 के बाद क्या है? एग्जाम्पल 11। उसके बाद बेटा आप करेंगे एक्सरसाइज 5B में आ जाइए। एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 4, 5 पूरा हो जाएगा और इसी मेथड से हो रहे हैं सारे के सारे। 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वाले पे स्टार लगा लो, वो आ भी चुका है बोर्ड्स में और है भी इंपॉर्टेंट। 15 वाला कौन सा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग? पढ़ना जरा एक बार, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, यही है ना? नेक्स्ट उसके बाद 16,
17, 18, 21, बस इतने क्वेश्चन ही आज आप कर पाओगे। बाकी के जो अटक रहे हैं वो आपसे नहीं हो पाएंगे और वो आपको भी छूने भी नहीं है, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो चाहे कुछ हो, आप कर नहीं पाओगे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन अभी और करा रहा हूँ, जैसे आपको एक थोड़ी हिंट लग जाएगी। एग्जाम्पल 11 नहीं, एक मिनट, कैलकुलेट द एटॉमिसिटी नहीं, एटॉमिसिटी भी अभी नहीं करवाएंगे आपको, आपको करवाते हैं पहले। हाँ, एग्जाम्पल 8 पे आप आ जाओ, आप एग्जाम्पल 8 पे आ जाओ, या फिर एग्जाम्पल 8 छोड़ो, आप एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 7 एक बार सारे बच्चे जरा जल्दी से पढ़ लो। कह रहा है सिलिकॉन चिप इज यूज्ड इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। ये बात हम सबको पता होनी चाहिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन की चिप्स चलती हैं, जो हमारा मदरबोर्ड होता है ना, अबे लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, पता है बात नहीं पता, जिसके अंदर सारी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। तो कह रहे हैं उसके अंदर एक सिलिकॉन की चिप है और उस सिलिकॉन की चिप के अंदर 5.68 मिलीग्राम प्रेजेंट है, किसका, सिलिकॉन का। 5.68 मिलीग्राम, मिलीग्राम एमजी लिखा हुआ है, एमजी, एमजी का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम। आपको बोल रहा है हाउ मेनी सिलिकॉन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस चिप। अगर आप बुक का फॉर्मूला देखोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, मैं साफ हो रहा हूँ। आप बुक का फॉर्मूला देखोगे आपको कुछ नहीं आने वाला। आप बस मुझे ये बता दो आपको किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, वो किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, बताओ। एक तो मास दे रखा है 5.68 मिलीग्राम, कह रहा है क्या बताने, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, पक्का। बस बुक का सॉल्यूशन देखोगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पक्का कंफ्यूज हो गए, वरना है कुछ भी नहीं। कितना मास दे रखा है सिलिकॉन का, 5.68 मिलीग्राम। मिली का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -3, यस और नो। मिली स्टैंड्स फॉर हाउ मच, 10 टू द पावर -3, पता है बात, यस सर। पक्का। और मोलर मास कितना होता है, फिर एटॉमिक मास कितना होता है सिलिकॉन का, अगर नहीं पता तो अभी सीख लो, 28। अभी आप छोटे बच्चे हो, सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, 28 होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, लेट द नंबर ऑफ एटम्स बी एक्स। अगर इसको मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके एक्स के लिए सॉल्व कर लूं तो क्या नंबर ऑफ एटम्स आसानी से आ जाएंगे, क्या नंबर ऑफ एटम्स आसानी से आ जाएंगे, यस सर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बुक का सॉल्यूशन मत देखना। आइए जरा सॉल्व करते हैं फटाफट से। सर ये Na की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये 5.6 इंटू 10 टू द पावर -23। और सीख लो बोर्ड पे देखकर कि सर बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं। 10 टू द पावर कितना हो गया, 23, ये -3 है, सॉरी। अब जरा सोच के बोलो, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंट को। -3 और 23 कितनी पावर बच जाएगी, कितनी पावर बच जाएगी, 20, 20। पक्का। अब मुझे Yes, आप ये sir. बताओ 6 के टेबल में 28 के आसपास का फिगर कौन सा आता है अप्रोक्सीमेटली, जल्दी बोलो। सर 4। 4 कितना होता है, 6 4 24, तो 4 लिखा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेट से 4.4 बोल दिया। एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना होता क्योंकि आपको तो एमसीक्यू आएगा ना, तो एग्जैक्ट सॉल्व करने से कोई फायदा भी नहीं मिलने वाला। हमें तो अपने आंसर के सबसे पास वाला आंसर ढूंढना है कि सर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जरा सोच के बताओ, ये 5 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, कितने टाइम्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 1.2 टाइम्स Sir, one. अप्रोक्सीमेटली, 12 1 पॉइंट times. समथिंग टाइम्स, 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऐसे बोल सकते हैं। सर लेट इट बी 1.2 टाइम्स, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 20। आइए जरा बुक का आंसर चेक करते हैं। 1.2 10 टू द पावर 20 आ रहा है, हमें तो बस 1 पॉइंट समथिंग लाना है। 1 पॉइंट समथिंग जो हमारा जो ऑप्शन होगा ABCD वाला, और सबसे जरूरी बात, ये सबसे जरूरी होता है एक्सपोनेंट कितना आ रहा है। एक्सपोनेंट सही आ रहा हो और 1 पॉइंट के बाद का नंबर अगर गलत भी आ रहा होगा ना तो मार्क्स कटते नहीं है। जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तब भी मार्क्स नहीं कटते थे, बट फिर भी आपको तो राइट ऑप्शन ढूंढना है। तो चेक करो ABCD में से किसमें 10 टू द पावर 20 है। अच्छा बाई चांस अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन ना दे रखा हो और 12.2 इंटू 10 टू द पावर 19 दे रखा हो तो क्या तब भी बात बराबर पड़ेगी, क्या तब भी बात बराबर होगी, बेसिक मैथमेटिक्स, यस सर। क्योंकि सर अगर आप डेसिमल को एक बार आगे लेकर आ गए तो नंबर क्या बन जाएगा, 1.22 10 टू द पावर 20। पता है बात नहीं पता, पता है कि बात नहीं पता, जानते हो तो पता होना चाहिए आपको। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है कि सबसे पहले नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, मतलब यूनिटरी प्लेस के बाद ही डेसिमल आए, कुछ भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 122 इंटू 10 टू द पावर 18 दे दिया, क्या अभी भी आंसर सही है, क्या अभी भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। इन तीनों का आंसर एक ही है, चाहे ये दे रखा हो, चाहे ये दे रखा हो, चाहे ये दे रखा हो, आंसर एक ही है। क्योंकि सबसे पहले तो क्या करो, मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले यूनिट्स प्लेस के बाद डेसिमल लाया करो। यहाँ पे डेसिमल अगर मैं यूनिट्स प्लेस के बाद डेसिमल लाऊंगा तो नंबर क्या बन जाएगा, 1222, और 2 बार डेसिमल आगे आएगा तो पावर पॉजिटिव की बढ़ती है या फिर नेगेटिव की, पावर पॉजिटिव की या फिर नेगेटिव की, पॉजिटिव की, Positive.
तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 20। अब ये भी बात बराबर पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि नंबर एक तो ऐसे हो, और इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अभी आप छोटे बच्चों के साथ सीख जाओगे कि डेसिमल वन यूनिटरी प्लेस के बाद अगर डेसिमल होता है और 10 की पावर समथिंग एक्सपोनेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन मेथड को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो बेस्ट तरीका होता है आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी बुक में देखोगे ना, आपको सारे आंसर ऐसे मिलेंगे कि यूनिटरी प्लेस के बाद डेसिमल होगा और 10 की पावर समथिंग के फॉर्म में रेज्ड होगा। इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, और 11th स्टैंडर्ड में आकर ये मेथड ही हमें फॉलो करना पड़ता है। सारी बात समझ में। अब जो क्वेश्चंस आपको मैंने बोले हैं उतने ट्राई करना, जो छुड़वा दिए उनको बिल्कुल भी मत देखना, छूना ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। एक वीडियो में और शेयर करूंगा जो मोल के रिगार्डिंग है, उससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? इतना सर कवर अप एक करो। मिनट साइड हाँ ले बेटा लो। बोल। ले 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 सर एक ले, मिनट ले, साइड। ले बेटा ले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता है उसको सब कुछ आता है, गारंटी दे रहा हूँ। उसको मोल पूरा चैप्टर आता है, कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला और सारे क्वेश्चंस क्लियर, सारे क्वेश्चंस क्लियर। ठीक है जी, डन डन। डन। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।